अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज तो अपने वालिद की उंगली पकड़कर किया था, लेकिन जब उनके वालिद शहीद हो गए तो फिर उन्होंने भरपूर तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज कुछ इस तरीके से किया कि वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आजकल बहुत बड़े रहनुमा तस्लीम किए जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर मैं उनका प्रोफाइल आपको बताऊं तो वो ये है कि सेनेटर वो रह चुके हैं, इसके साथ साथ सिंध असेंबली के वो रुकन रह चुके हैं और अब एक बार फिर जो है वो मुंतखब रुकन हैं और इस वक्त सिंध काबीना के इंतहाई अहम वजीर भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि एक खुशाइंद बात है, वो ये है कि ओहदा तो उनके पास बड़ा है, लेकिन हमेशा से वो अवामी सियासत करते आए हैं और जब जब उनसे वक्त मांगा जाए, कोई भी मुलाकात उनसे करना चाहे तो वो बासानी वक्त दे देते हैं और उनसे मुलाकात इंतहाई आसान होती है। तो यकीनन आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ सईद गनी साहब की। तो आज हम पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल में आए हैं बिलावल हाउस में, तो हम अंदर जाएंगे, सईद गनी से मुलाकात करेंगे और जिंदगी की उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। तो सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तो आप इतना बिजी रहते हैं और इधर मीडिया सेल में इतनी आपकी जो है वो ड्यूटीज़ हैं, वजारत अलग है, यहाँ की ड्यूटी अलग है, तो मुझे तो लगता है यही आपका घर है। बस अब एक तो खैर शायद मेरी लाइफ का पैटर्न ऐसा बन गया। अच्छा, मैं फारिग बैठ नहीं सकता हूँ। सही, ये आप तबीयत की बेचैनी कहने कुछ भी कहना चले। अच्छा, ये जो बेचैनी है दर कुछ हम गुज़िश्ता से पेवस्ता कर लेते हैं, तो मतलब कब सियासत में आए, किस तरीके से आने का इत्तेफाक हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं। सियासत में मैं इत्तफाकिया ही आया हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि हादसाती तौर पर आया हूँ। हादसाती तौर पर। फैमिली तो मेरी पॉलिटिकल है, मेरे वालिद साहब बिल्कुल रहे हैं, ट्रेड यूनियन थे, पीपल्स पार्टी में काफ़ी एक्टिव थे, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, सही, जेलें भी काटी हैं। सही, वो तो खास है आप लोगों को, वो तो सब उनका रहा। लेकिन जब तक वो हयात थे तो मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था, उसमें लगा रहा। तो जब अचानक उनकी शहादत हुई 1995 में, सही, तो मैं घर में सबसे बड़ा था। अच्छा, उस वक्त बीबी ने भी मुझे आई भी थी, ख़ुद भी उन्होंने मेहरबानी की वालिद साहब की ताज़ियत के लिए। फिर मुझे भेजा, मुनव्वर सोहरावर्दी शहीद जो थे वो आए मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बीबी ने ये कहलवाया है, वो पूछ रही हैं कि क्या करना चाहते हो, तुमने पॉलिटिक्स में रहना है या कहीं तुम्हें किसी और जगह अकोमोडेट कर दें। तो मैंने फिर ये सोचा कि जी मेरे वालिद साहब की जो शहादत हुई थी वो ऐसी कोई इत्तफाकिया, कोई अंधी गोली उनको नहीं लगी, एक वो टारगेट किलिंग थी उनकी। तो जिन लोगों ने उनको शहीद किया है और ये सोचा है कि शायद इनकी वजह से उनकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो वो होना नहीं चाहिए। सही, मुझे वो सिलसिला कंटिन्यू करना चाहिए। सही, तो फिर वो मैंने उस वक्त फैसला किया। बीबी ने जो सोहरावर्दी साहब को भेजा था, वजह सियासत में आने की वो बनी या वालिद साहब की शहादत? नहीं, वालिद साहब की शहादत थी इसलिए कि देखें, अगर किसी शख्स ने या कुछ लोगों ने मेरे वालिद साहब को शहीद करवाया था तो डेफिनेटली उनके रास्ते में वो रुकावट होंगे, कोई मुश्किलात हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, वो हटाना चाहते होंगे रास्ते से। तो अगर तो मैं नहीं आता, मैं कोई नौकरी कर लेता, कोई और काम धंधा कर लेता, तो वो सिलसिला हमारा रुक जाना था वहाँ। तो मेरी उस वक्त सोच ये थी, जज्बाती बना भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक सोच मेरी ये थी कि जिन लोगों ने, जिन कुव्वतों ने वालिद साहब को रास्ते से हटाया है, उनको कामयाब नहीं होने देना है। मैंने वो सफ़र आगे बढ़ाना। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वालिद साहब की जो एक सिलसिला था उसको कंटिन्यू किया। चलिए, डिसीजन आपने ले लिया कि मुझे अपने वालिद साहब की जो है वो लेगेसी को आगे बढ़ाना है, तो ख़ानदान की जानिब से कैसा रिस्पांस था? मतलब वालदा थी, बहन भाई होंगे, यकीनन दीगर अहबाब होंगे, उनका क्या रिस्पांस था? एक तो ये कि मैं सबसे बड़ा था घर में, ठीक है, और बाकी सब भाई बहन मुझसे छोटे थे। वालदा हर दौर में बड़ी मुश्किलात से गुजरी हैं। वालिद साहब जब थे, जेलों में जाना, ये करना, उन दिनों में भी नहीं। फिर वालिद साहब का एक वाक़या हो गया, फिर उसके बाद जब मैं आया तो मुझे रोका तो खैर नहीं, लेकिन मेरी अपनी एक फीलिंग है कि शायद उनको कुछ मुश्किल ज़रूर पेश आई होगी। अच्छा, ये फिर उसी रास्ते पे चल पड़ा है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ही किया है। नहीं, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, जैसे कि आपके वालिद साहब शहीद कर दिए गए थे, तो यकीनी बात है कहीं ना कहीं जहन में ये बात होती है कि अब बेटा जा रहा है, खुदा ना करे ऐसा इसके साथ भी हो जाए। और
पाकिस्तान की जो सियासत है और ख़ासतौर पर कराची की जो सियासत रही है उन दिनों में, बिल्कुल उसमें ये चीज़ें कोई अनहोनी नहीं थी, ये बड़ी आम सी चीज़ थी। और ख़ासतौर पर अगर आप पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स करें कराची शहर में और बड़ी एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स करें तो इस चीज़ के खदशात रहते हैं। और खैर मैं निशानों पे भी रहा, लेकिन अल्लाह ने बड़ा कर दिया। अच्छा, आपने कहा निशानों पे भी रहे, हमारी इतलात ये है कि कई दफ़ा निशाने हुए भी चूक गए। बस देखिए, मैंने बताया ना कि कराची के जो हालात थे उसमें ये चीज़ें होती थी। तो जरा कौन से निशाने थे, कब निशाने? वो एक तो वाले साहब हयात थे, उन्हीं दिनों में हुआ। मैं जब ये कॉलेजेस में भी टॉर्चर सेल हुआ करते थे और सारी चीज़ें थी, तो मैं हथे चढ़ गया था। अच्छा, हमारे जो कराची के दोस्त थे उनके, तो दोस्त मेहरबान, बस जो अपने आप को कराची का वारिस समझते थे, उनके हथे चढ़ गया। उस वक्त तो उनकी जो इस तरह लोगों को उठाना, टॉर्चर करना, ये बड़े आम थे उन दिनों में। ये गालिबन 89 की बात है, शायद 89 की बात है। मेरा ख्याल से 89 की बात है। तो दरअसल वो मैं आ गया था, लेकिन अब वो स्टोरी लंबी है, लेकिन अल्लाह ने बचाया, मैं किसी तरह से उस वक्त बच गया। अच्छा, व्हाई ओनली पीपल्स पार्टी? एक मरतबा गाड़ी पे फायर भी हुए हैं। अच्छा, ये भी हुआ था? जी, ये भी हुआ। वो फिर मैंने जिक्र भी नहीं किया किसी से घर में, दोस्तों को पता था, दो चार, आज हमारे नाज़रीन को पता चल गया, 2-4 दोस्तों को ज़रूर बताया, दिखाया कि ये क्या हुआ है, यकीन करने के लिए कि ये बुलेट्स हैं। तो फिर मैंने ना एफआईआर कराई, ना बात की, इसलिए घर में पता चलेगा तो और परेशान। तो मैंने जिक्र नहीं किया। अच्छा, व्हाई ओनली पीपल्स पार्टी? मतलब चलें, आपको बीबी शहीद ने कहलवाया कि आ जाओ पार्टी में, आप आ गए। फिर वालिद साहब भी जो है शहीद हो गए थे, उनकी लेगेसी को भी आगे लेके चलना था। सिर्फ पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की यही दो वजूहत थी या कुछ अपना भी ज़्यादा पीपल्स पार्टी की जाने? देखिए, मैंने एक तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब मेरी, आप ये समझ रहे कि मेरी पैदाइश है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर अवामी सियासत आपने जब शुरू करी, अब अगर आप अब उससे अगली बात करें ना कि मैं पीपल्स पार्टी में चले, पैदा हो गया, वालिद साहब के साथ आ गया, मैं एक्टिव हो गया। मैं सिर्फ इसलिए पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ कि मैं पैदा हो गया हूँ, सही। मैं शौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, सही। मैं सोच समझ कर पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। और अक्सर जब मैं सेनेट में गया तो थोड़ा सा लोग पहचानने लगे। अक्सर लोग मुझे जब मिलते थे कहीं, तो बहुत सारे लोग, आप बंदे बहुत अच्छे, लेकिन गलत पार्टी में हैं। अच्छा, जब मैं रोक लेता था उनको, यार मुझे बताएं कि क्या गलत है, मुझे कोई और बताएं कि इससे बेहतर पार्टी है कौन सी, मैं जाऊँ कहाँ। तो जब वो नाम लेते थे, जब मैं उनको गिनवाता था उन पार्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर वो शायद समझाते। मैं आज भी समझता हूँ कि फरिश्तों की जमात कोई भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, सही। लेकिन अगर नज़रियाती तौर पर आप देखें, हमारी जो आइडियोलॉजी उसको देखें, पार्टी की जो सेक्रीफाइसेस है वो देखें, जो जमहूरियत के लिए उनकी सोच है, जो फ़िक्र है, उसको आप देखें, पीपल्स पार्टी के करीब और कोई सियासी जमात है नहीं। चलें, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे शौक़ है पॉलिटिक्स करने का, अगर मुझे शौक़ है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, अगर मुझे शौक़ है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, तो मेरे पास पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं। इसकी वजह ये तो नहीं क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से था, सिंध से था? मैं जी देखें, एक तो हम इंडिजिनियस कराचीइट्स हैं, ठीक है, हमारा कोई और गांव नहीं है, कोई देहात नहीं है, हम कहीं से नहीं है। सही। मैं ये कहता हूँ जो कराची के असल बाशिंदे हैं ना, जो लोग कहते हैं कि कराची में भी लोग रहा करते थे, भाई कुछ तो थे ना, जब कराची एक गांव हुआ करता था तब भी कुछ लोग होते होंगे ना। बिल्कुल, हम शायद उनमें से हैं। अच्छा, तो बाकी लोग, कोई इंटीरियर सिंध से आ गया होगा, कोई पंजाब से आ गया होगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ गया होगा, कोई भारत से आ गया होगा, मुख्तलिफ जगहों से आए होंगे। सही। हम कहीं से नहीं आए, हो सकता है कोई 1000 साल पहले कोई आया हो। ये तो फिर यही वजह थी? नहीं, वजह ये नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, एक तो वाले साहब थे, डेफिनेटली आपका दरवाजा उसी घर में खुला, पीपल्स पार्टी आके खुला, लेकिन उसके बाद तो फिर मैंने वाले साहब के बगैर पॉलिटिक्स की ना। तो फिर जो अब जो खैर जो अटैचमेंट है भुट्टो फैमिली के साथ, वो सियासी से ज़्यादा रूहानी है। रूहानी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये जो ताल्लुक है ना हमारा, ये वही फील कर सकता है जिसका ताल्लुक है। ये मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ, मैं बता ही नहीं सकता हूँ किसी को, आप अल्फाज ही नहीं वैसे हमारे पास। चलें, आप कह रहे हैं मतलब ये मैं बताऊँ ना, ये ऐसी चीज़ है कि मेरे वालिद साहब भी शहीद हुए ना। बिल्कुल, ठीक है ना, उनकी भी याद आती है, कभी हम एक आध दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीवी को जब टीवी पे देखते हैं आंखों में आंसू आते हैं, आंसू आते हैं। मेरी बीवी देख रही होती टीवी, अगर बीवी आ रही हो तो रो पड़ती है। मतलब ये तो आपके जिनके साथ ब्लड रिलेशंस होते हैं उनके साथ भी नहीं होता है। एग्जैक्टली। अब मेरी बीवी शायद बीवी से मिली भी नहीं थी, लेकिन एक अटैचमेंट है। अब वो लफ्जों में बयान नहीं होती है, तो वो एक ऐसी कुव्वत बन गई है, एक बॉन्ड ऐसा है वो कि जो हमें। ये बात मैंने अक्सर लोगों से सुनी है, पीपल्स पार्टी के लोगों से जब बात होती है, वो ये कहते हैं कि ये हमारी रूहानी जो है ना ताकत है, बीबी हो गई या भुट्टो साहब हो गए। पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN हो गई, PTI भी देख लें,
लेकिन अपनी क़यादत से इस तरीके से एफिलिएशन नहीं होती जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में। इसकी वजह क्या है कि क़यादत बहुत ज़्यादा अवामी रही है पीपल्स पार्टी की हमेशा? उसकी एक वजह देखें जो है ना कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह जाने दे दी ना, ये कोई नहीं करता है। भुट्टो साहब अचानक से नहीं मर गए, अचानक से शहीद नहीं हो गए। उन्हें पता था कि उनके साथ ही होना है, जान बचा सकते थे, नहीं बचाई। बीबी को पता था कि वो मार दी जाएंगी, बीबी चाहती तो जिंदा रह सकती थी, ठीक, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बीबी का अब लोगों को याद नहीं रहता, मुसीबत ये है ना, हमारे यहाँ लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं शायद जल्दी। हम चूँकि बहुत ज़्यादा उसमें तो ये चीज़ याद रहती है हमें। बीबी जब पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया, उस वक्त ये टीडीपी के बड़े थ्रेट थे कि आप आएंगी तो हम ये कर देंगे, बड़ा सबको पता था कि धमकियाँ आ रही हैं। तो बीबी से ये पूछा गया कि जी आपको पता है जब आप जाएंगी तो वो तो आपका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ बैठे हैं दहशतगर्द सारे, और वो आपकी जान के पीछे पड़े हुए। बीबी ने कहा कि जी जब मेरे मुल्क के लोग दहशतगर्दों के निशाने पर हैं तो बतौर लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने लोगों से एक कदम आगे जाके उनका सामना करूँ। सही। वहीं और देखें ना, ये बीबी की ज़िंदगी 53 बरस रही ना, उन्होंने अपनी 52 साल ज़िंदगी में क्यों नहीं ये विल लिखी अपनी? लिख सकती थी ना, बिल्कुल भाई, जाके दौर में भी लिख सकती थी, ठीक, फिर हुकूमत में थी तब भी लिख सकती थी, वसीयत तो किसी भी लिख सकते हैं। लेकिन उसी वक्त जब वो आ रही थी, आने से पहले उन्होंने वसीयत क्यों लिखी? उन्हें पता था कि उनके साथ हो सकता। बिल्कुल उन्हें पता था। अब सर जो मैं फिर 18 अक्टूबर का वाकया हुआ, बिल्कुल हुआ, फिर उसके बाद उनको जाहिर है कि सब कुछ था, लेकिन फिर वो 27 दिसंबर को फिर उसी तरह निकली। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब अगर आप गौर करें ना तो आपकी जो ताल्लुक है वो मजबूत होता है। चले मैं गौर भी करूंगा, मजीद सवाल भी करूंगा, और ये भी सवाल करना है कि आपने 3 क़यादत पीपल्स पार्टी में अपनी आंखों से देखी है, उनके बिल के अंडर काम किया है, बीबी, फिर जरदारी साहब अब बिलावल के अंडर काम कर रहे हैं। वैसे सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लाइटर नोट पे जवाब दीजिएगा कि कौन ज़्यादा जो है वो आपके लिए आसान साबित हुआ है बतौर फायद। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी सवाल के जवाब लेंगे। वेलकम बैक। तो सईद भाई, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने आपसे सवाल किया था और कहा था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो जवाब लेंगे, आपने बीबी साहिबा के अंडर भी काम किया, फिर जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी का चार्ज संभाला बीबी की शहादत के बाद, आपने उनके अंडर भी काम किया, अब बिलावल साहब पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो तीनों को यकीनी बातें हैं तो बड़ी शख्सियात, लेकिन किन को आसान पाया या बहुत ज़्यादा ईजी फील किया उनकी क़यादत में? देखिए, ईजी फील करने की जहाँ तक बात है, यकीनन चेयरमैन साहब ज़्यादा ईजी है, फ्रैंक हैं, हम ज़्यादा कंफर्टेबली उनके साथ बात करते हैं। आसिफ साहब की ज़ाहिर है कि एज है, स्ट्रगल है, तो वो इतना थोड़ा सा मोहतात होकर उनके साथ बात करते हैं। बीबी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकातें थी, लेकिन जब 95 में मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ हूँ, 96 के एंड में उनकी गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद वो थोड़ा सा रही, फिर वो मुझसे बाहर चली गई। तो दुबई में मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं, और मैं शायद उन खुश नसीबों में हूँ कि मैंने एक पूरा दिन उनके साथ गुजारा है दुबई में, पूरा दिन, और खाना भी उनके हाथ का खाया है, बहुत सारी बातें देखी हैं। तो सही, लेकिन वो बाहर रहती भी थी, लेकिन मेरे ऊपर बड़ी मेहरबान रही, सच्ची बात है कि बहुत उन्होंने उस वक्त ख्याल रखा। फिर जब बीबी आई हैं तो थोड़े अरसे के लिए रही, फिर उनके बाद शहादत हो गई। बिल्कुल। तो बीबी के साथ वो इतना वक्त हम नहीं गुजार सके जितना शायद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ में मौका मिला, और फिर उसके बाद बिलावल साहब के साथ मिला। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब को अगर आप देखें ना, लोग उनको बहुत तरीक़ों से क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो कामयाबी उनकी रही है, इससे हट के कि वो सदर पाकिस्तान रहे, उन्होंने 18वीं तरमीम करवाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई। सही। लेकिन बीवी की शहादत के फ़ौरन बाद मुझ जैसे शख्स को भी ये परेशानी थी कि पार्टी का होगा क्या, क्योंकि कोई ऐसी बाइंडिंग फोर्स थी नहीं। पीपल्स पार्टी को यकजा कैसे रखेंगे? मतलब भुट्टो उसका नाम था, एक ऐसा नाम है जिसके लोग आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने वो जो बीच में जो वैक्यूम आया है ना, बीबी और बिलावल साहब की दरमियान वाला अरसा, उसमें उन्होंने पार्टी को यूनाइट रखा है। थोड़ी बहुत आना जाना लगा रहता है, बीबी के वक्त में भी लोग जाते थे आते थे, वो आसिफ साहब के दौर में भी रहा, वो चेयरमैन साहब के वक्त में भी, लेकिन एज ए होल उन्होंने पार्टी को यूनाइट रखा। लेकिन अब बिलावल साहब जो हैं वो पार्टी के फ्यूचर हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का फ्यूचर जो है वो उनके साथ है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं समझता हूँ कि इतना बासलाहियत नौजवान लीडर इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं। सही। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी में आप 96 में आया, मतलब अवामी सियासत का आगाज़, 95 से आपने अवामी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन सेनेटर आप बने 2013 में जाके, 2012 में, सॉरी, हाँ। फिर आप सूबाई असम्बली के मेंबर 2017 में बने,
और एक ऐसी सीट आपने जीती जो हमेशा से आपके मुखालफिन के पास रही थी। अब एक बार फिर आप सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी हैं, इस वक्त सिंध काबीना में हैं, तो ये ओहदे जो है वो इतने लेट क्यों मिले, वजह क्या थी? देखिए, एक तो ये कि जो पॉलिटिक्स है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा। और मैं अगर मेरी आप देखें स्ट्रगल, तो मेरे मुकाबले में और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, जिनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, स्ट्रगल ज़्यादा है, शायद तालीम में भी मुझसे बेहतर हैं, समझ बूझ में मुझसे बेहतर हैं। लेकिन मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में अभी मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, मतलब मेरी एज है 46। सही। तो मैं 12 में ज़रूर सेनेट में आया, लेकिन उससे पहले मैं 10 साल लोकल गवर्नमेंट में रहा हूँ। लोकल गवर्नमेंट 2001 में मैंने पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैं नाजिम बना, उसके बाद 2005 में बना, उसके बाद दोनों मरतबा मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा कराची की असम्बली के अंदर। मैंने टाउन का इलेक्शन कंटेस्ट किया एक मरतबा, बहुत थोड़े वोटों से बाहर गया। मैंने आपको शायद याद नहीं होगा कि जब मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़े थे नाजिम का, तो उनके सामने जो अपोजिशन थी उसमें नेमतुल्लाह खान नाजिम थे और मैं नायब नाजिम का कैंडिडेट था कराची के, उसके अपोजिशन की तरफ से मैं कैंडिडेट था। तो उस वक्त भी मतलब मेरी एज कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। अगर 2005 में भी कहेंगे तो मैं 33 साल का था। सही। तो 2005 में मुझे पीपल्स पार्टी ने कराची की नायब नाज़मी के लिए नॉमिनेट किया था नेमतुल्लाह खान साहब के साथ। सही। फिर पार्टी के मुख्तलिफ ओहदे मेरे पास रहे, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक्सपोजर मुझे बहुत मिला जो शायद नेशनल लेवल पे, वो सेनेट में आने के बाद। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बड़ी अवामी सियासत करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव साइन ही है आपके लिए, और लगी लपटी नहीं रखते, मतलब डायरेक्ट जो भी कहना है आप कह देते हैं। बल्कि अगर कराची में बहुत कम लोग हैं, पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें तो इतनी खुल के बात कर लेते हैं जितनी आप करते हैं, उसकी वजह क्या है? मतलब क़यादत की तरफ से कभी कहा नहीं जाता कि नहीं भाई ज़रा हल्का रखा करो? नहीं, मुझे सच्ची बात है, कभी कभी मैं जब टीवी पे जाता था तो कहते हैं जी, जब आता था ना कि जी पार्टी ने रोका हुआ है कि जी नून लीग के साथ वो फ्रेंडली अपोजिशन है, तो मैं लोगों को कसमें खा के बताता था यार कि मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ सेनेट में भी, और पता नहीं क्या क्या करता हूँ। मुझे आज तक पार्टी लीडरशिप की तरफ से कभी एक मरतबा ये नहीं कहा गया कि नून लीग के ऊपर हाथ हल्का रखो, मुझे कभी नहीं कहा गया। कराची शहर में मैं इतना करता हूँ, मुझे कभी नहीं कहा गया कि एमकेएम के ऊपर हाथ हल्का रखो, मुझे कभी नहीं कहा गया। देखिए, पार्टी पॉलिसी होती ज़रूर है, ज़ाहिर आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं आती थी कि आपने इस पे ये इसके खिलाफ बोलना है या इसके खिलाफ नहीं बोलना है। अगर किसी के खिलाफ बोला तभी मैंने खुद बोला, अगर किसी की हिमायत में बोला तभी मैंने खुद बोला, तो वो बड़ी एक वाज़ेह रही। तो वो शायद एक मिजाज भी मेरा अपना एक सोच है बचपन से। सिर्फ सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ही आपने बयानात नहीं दिए, गैर सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ भी आपने भरपूर बयानात। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट है ना वो आपको बात करनी चाहिए। किसी को झूठ बोलकर खुश करने से बेहतर है कि आप सच बोल के किसी को नाराज कर दें। ये कोई इशू नहीं है। आप सच बोल के नाराज तो करते हैं, लेकिन घर में जो भाभी साहब हैं या बच्चे हैं वो कभी कहते हैं कि मतलब ख्याल करें जरा? नहीं, मैं सच्ची बात है, बच्चे तो मेरे अभी छोटे हैं। अच्छा। लेकिन बेगम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। अच्छा। मैंने मतलब ये ठीक है, अभी तो लोगों को लगता है ना कि बड़ी अच्छी लाइफ हमारी, मैंने बड़े मतलब क्राइसिस मैंने बहुत देखे, मैंने बड़ी स्ट्रगल की। सही। ख़ास तौर पे वालिद साहब की जब शहादत हुई उसके बाद जैसे फैमिली में सबसे बड़ा था, फिर मैं उसको ट्रेड यूनियन में था तो नौकरी भी करता था, वो ट्रेड यूनियन में नौकरी से भी निकल गया, उन्होंने कहा दिया, केसेस भी बन गए ऊपर, बहुत स्ट्रगल की है मतलब हर तरह से। तो अगर उस वक्त आपकी फैमिली आपके साथ ना खड़ी हो ना तो आपको तकलीफ होती है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी बीवी उस बहुत मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी हुई। मैं अक्सर लोगों को जब ये बताता हूँ लोगों को हैरत होती है, यकीन नहीं करते हैं कि मेरी बीवी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे ये सोना लेना है, मुझे ये कपड़े लेने, कभी नहीं। जबरदस्त, अच्छी लोग कहते हैं खुश नसीब ये भी तो कोई देख के ये भी कह रहा होगा बस कर पगले रुलाएगा क्या? चलें, अच्छा जरा ये बताएं कि मतलब शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? मेरी कजन है। अच्छा। बट की अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से, जबरदस्ती वाली नहीं थी। शादी के बाद तो कोई मोहब्बत नहीं हुई? नहीं। अगर आप बोलेंगे बाकी कोई ना करें, वो बीवी को भी पता है, लेकिन ये कि शायद वक्त इतना नहीं बचा। अच्छा, वक्त इतना नहीं मिला, इतने कामों में लगे, मतलब ख्वाहिश थी? नहीं, ख्वाहिश ही नहीं रही। देखिए, जब आप आपकी प्रायोरिटीज आप सोच रहे हो ना कि आपने क्या करना है, फिर शायद ये चीज़ आपको सेकेंडरी लगती है। सही बात है। अच्छा, आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? फिलहाल तो पॉलिटिक्स करनी, लेकिन एक चीज़ है जो अक्सर लोग कहते हैं ना, लोग सियासत में रिटायर नहीं होते। हाँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं सियासत से रिटायर हो गया एक मिसाल कायम करूँ कि जी अच्छा भला काम कर रहा था। अच्छा, बहुत हो गया। मतलब वो क्या प्लान बनाया हुआ है, कब तक रिटायरमेंट का इम्कान है? देखें, फिलहाल तो कर रहा हूँ। मतलब आपने एज टारगेट रखी हुई है या कुछ दीगर गोल्स रखे हुए हैं कि वो गोल्स अचीव हो जाएंगे तो मैं रिटायर? नहीं, मेरा
शायद उसका रीज़न एक ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी इस पूरी पॉलिटिकल लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने अपने बच्चों के साथ बड़ी जाती की है। सही। मतलब उनका जो हक है, जो उनको वक्त देना चाहिए, वो मैं नहीं दे सका। सही। तो कोई ऐसा वक्त आ जाए, चलें वो भी थोड़े बड़े हों, तो एक ही होगा कि उनको भी वक्त दे लूँगा, दूसरा ये होगा कि मुझे भी शायद उसको ज़रूरत पड़ेगी उनके वक्त की, तो वो मुझे दे देंगे। चलिए, अच्छा ये बताएं, पार्टी में जाहिर सी बात है एक अरसा गुजारा है, फिर अपनी वैसे भी ज़िंदगी आपने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी गुजरी, दोस्त यार यकीनन इंसान बनाता है, तो मतलब ऐसे कौन से दोस्त हैं, पार्टी के वो दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं जो ज़्यादा करीब रहते हैं दिल के? देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अच्छा। उनके साथ मेरा आज भी है राब्ता भी है, ताल्लुक़ भी है, मिलते भी हैं। सही। और शायद मैं अपने आप को अकेले कुल नहीं समझता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मशावरत करता हूँ। सही। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेज के जिनसे मैं ख़ास तौर पर करता हूँ। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे अच्छी एडवाइस करते हैं। अच्छा। और मैं उनकी बात पे अमल भी करता हूँ। ठीक। तो ऐसे दोस्त होना भी खुशनसीबी की बात है। सिर्फ ये कॉलेज वगैरह के ही हैं या पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे? नहीं, पार्टी में भी हैं, पार्टी में भी हैं बहुत सारे, लेकिन पार्टी में किसी का अगर नाम लेना अच्छा अच्छा पार्टी में जितने सब लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, उसमें एक बड़ी मेजॉरिटी ऐसी जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया। अच्छा। तो मैं एज में उनसे छोटा हूँ और मसला होता है वो एज डिफरेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो खैर बहुत ही फ्रैंक हैं। अच्छा। और अच्छी एक बहरहाल एक तरीके से आपके अंकल्स हुए ना वो। खास तौर पे कराची के जो लोग हैं हमारे, जो पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, जिसमें ताज हैदर साहब हो गए, वकार मेहदी साहब हैं, राशिद रब्बानी हैं, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब हैं, वो मेरे वालिद साहब के भी उस्तादों में, ट्रेड यूनियंस में बहुत सीनियर आदमी हैं, तो उनसे करता हूँ मशावरत। और भी बहुत सारे लोग हैं कराची में जिनसे मशावरत कर लेता हूँ। तो कोई ऐसा एक नाम पीपल्स पार्टी में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके ज़्यादा करीब हो, मतलब जाहिर सी बात है कभी कभी ऐसे बुरान आ जाते हैं जब आपको बड़े मसाइल का सामना होता है, तो आपने कभी डिस्कशन की उनसे? देखिए, मैं अदी फरियाद से कर लेता हूँ। अच्छा। मेरी उनसे है काफ़ी कुर्बत है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे भी बड़ा सपोर्ट किया है। ठीक। हर आजमाइश के वक्त में भी। ठीक। उनसे मशावरत भी करता हूँ और मदद भी उनसे लेता हूँ। सही। तो खैर चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी हर चीज़ शेयर करता हूँ। ऐसा कभी हुआ माजी में कि क़यादत की सोच किसी मामले पे कुछ रही हो, आपकी ज़ाती सोच कुछ और रही हो? ये होता है। अच्छा, देखिए, मैं जो पीपल्स पार्टी में आपको जो बताऊँ, जो पहले हम बात कर रहे थे, हाँ बताएं। ये एक बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी की खूबी है कि मैं पार्टी में कहीं भी बैठ के अपनी बात कर सकता हूँ। सही। और ये मिसाल में लोगों को अक्सर इसलिए देता था कि यार मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, मैं एक आम ख़ानदान का आदमी हूँ, मैं ना कोई मखदूम हूँ, ना कोई जागीरदार हूँ, ना मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ, आम शहरी जिस तरह का एक हो सकता है ना, मैं वैसा हूँ। मुझे अगर एक्सेस होती है कि मैं लीडरशिप तक चला जाऊँ, मिलना आसान हो, बात करना आसान हो, उनसे अपने ख्यालात शेयर करना आसान हो, ये किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। तो अक्सर होता है ये जो पॉइंट ऑफ व्यू का जो। चलिए, तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि पीपल्स पार्टी के रह के अंदर जो है वो आप इख्तलाफ कर लेते हैं। बहरहाल अब एक ब्रेक का काज है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ आपकी इस वक्त जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या मामला चल रहे हैं, कराची की जो सूरत हाल है, कुछ मेयर साहब को भी आपसे बड़े शिकवे हों, उस पर भी ज़रा रोशनी डाल लेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा सईद भाई, आप ज़रा ये बताइएगा कि आप चूँकि इस वक्त बल्दियात की मिनिस्ट्री आपके पास है, रूरल हेल्थ के हवाले से आप मामला देख रहे हैं सिंध में, इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर हम शहर क़ायद की बात कर लें, चूँकि ये मिनी पाकिस्तान भी है, तो एक बड़ा शिकवा है कि बल्दियात की मिनिस्ट्री आपके पास है, मेयर किसी और जमात का है, वसीम अख्तर साहब MQM के हैं, वो ये शिकवा करते रहते हैं कि आप लोग उनको जो है वो इख्तियार नहीं देते हैं, और कराची का जो हाल है वो इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इश्यूज तो खैर पूरे मुल्क में ही हैं, लेकिन अगर आपने कराची की बात, हम चूँकि कराची की स्पेसिफिक इसलिए बात करें क्योंकि मिनी पाकिस्तान भी है, तो कराची में इस वक्त सबसे बड़ा इशू पानी का है। सही। पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू है और मैं समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द किसी तरह से रिजॉल्व करें और लोगों की मुश्किलात में कोई कमी आ सके, और उसमें हम काम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है। अब जाहिर है कि पानी ऐसी चीज़ है जो कोई बटन दबाने से नहीं आता। पानी के लिए आप सिस्टम सारा बिछा सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी ना हो तो सिस्टम आपका फजूल हो जाता है। हम डिसैलिनेशन पे काम कर रहे हैं, हम K4 पे काम कर रहे हैं, हम रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं। ROs हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, कराची में तो कम है लेकिन कराची के अलावा दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा, जिसमें पानी चोरी हो रहा है लीकेज है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। जो एग्जिस्टिंग हमारे पुराने पंप्स हैं, जहाँ से पानी जितना हमारा अलॉटेड कोटा है वो पानी वो पंप्स नहीं उठा पा रहे हैं, उन पंप्स को हम चेंज कर रहे हैं,
और वो फरवरी मार्च तक वो सारा हो जाएगा, तो उससे 100 MGD पानी कराची के लिए बेहतर हो जाएगा। ये सारे एफर्ट्स हम कर रहे हैं। सही है। जहाँ तक आपने मेयर साहब की बात की, मेयर साहब वाकई वो इख्तलाफ राय करें, वो एक और जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये चीज़ दुरुस्त इसलिए नहीं है कि देखिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कानून आया था 2001 में, वो सिर्फ सूबा सिंध में ख़त्म नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के चारों सूबों ने ख़त्म किया। ठीक है। और उसके बाद तमाम सूबों ने अपना अलग अलग एक बलदियाती कानून बनाया और वो उस वक्त सूबों में राइज है। कोई हुकूमत, कोई एक जमात किसी असम्बली को, किसी हुकूमत को ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि इस किस्म का होना चाहिए कानून। सही। जो मेजॉरिटी होगी असम्बली में, उसका हक और उसका इख्तियार है कि वो कानून बनाए। सही। अच्छा, अब अगर सिंध में कानून है, अच्छा या बुरा है, इख्तियार है या नहीं है, ठीक, वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, ऑल ओवर द पूरे सूबे के लिए। और पूरे सूबे में मेजॉरिटी जो बलदियाती नुमाइंदे वो पीपल्स पार्टी के हैं। सही। MQM का तो मेयर हैदराबाद में है और अपना कराची में और मीरपुर खास में इनका एक नुमाइंदा है, मतलब बाकी जो एरियाज हैं वहाँ तो पीपल्स पार्टी के लोग जीते हुए हैं। अब अगर शिकायत होनी चाहिए तो फिर उनको भी सबको होनी चाहिए, लेकिन मेयर साहब को ज़्यादा है। अब अगर कंपैरिजन आपको करना है ना 2001 से, तो करें ही ना, उसमें तो उन्होंने टोटल इख्तियार दे दिए थे। वो गलत इसलिए था कि अगर आप सूबों के इख्तियारात नीचे दे रहे हैं, सूबे के इख्तियार नीचे दे रहे हैं, तो असम्बली से तो पूछे ना। लेकिन सही भाई, मसला ये है कि जब मैसेज में आप जाएंगे तो वो ये नहीं जानते कि इख्तियार किसको मिलना है। अगर एक आम आदमी से बात करें, वो तो ये देख रहा होता है ना कि उसकी सड़क बन रही है, उसका गटर जो है वो सही है, उसके घर में पानी आ रहा है, उसका मसला ये है, उसका मसला इख्तियार का तो नहीं है ना। चलें, अल्लाह करे कि ये बात मेयर साहब की भी समझ आ जाए ना कि लोगों का इशू ये है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि 2001 का कानून सब कहीं पे भी नहीं है, तो आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को मोरे इल्ज़ाम ना ठहराएं कि हमने वो निज़ाम, ये इन MQM को आदत पड़ गई थी वो मुस्तफ़ा कमाल के जो 5 साल वाला वक्त था ना उसमें। हालांकि अगर आप गौर करें तो MQM भी 2001 के कानून के खिलाफ थी, जब उन्होंने 2001 में उसकी बाइकआउट किया था इलेक्शन का। ठीक। अगर वो कानून बहुत अच्छा तो इलेक्शन लड़ते ना, वो उन्होंने मुखालफत की थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा था वो तो कोई और वजह थी ना भाई, जो भी वजह थी, लेकिन रिकॉर्ड पर तो उनका स्टेटमेंट है ना कि कानून ठीक नहीं। उन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शन का, वो नहीं लड़े थे 2001 में, नेमतुल्लाह खान जीते थे उस वक्त। तो उस वक्त शायद वजह ये थी कि मुशर्रफ साहब ने MQM को नहीं किया था। तो वो खैर गलत बात है कि कानून की बात करें तो वो कानून भी इनको पसंद नहीं था। सही। अब अगर आपको कंपैरिजन करना है ना 2013 के कानून का, तो आप उससे करें जो 1979 का कानून था। सही। जो उससे पहले राइज था 2001 से पहले, उस कानून में और उस कानून में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तो ये गलत फहमी इनको है कि वाटर बोर्ड हमारे पास, ये वाटर बोर्ड कब था इनके पास, KMC के पास? 1996 का जो कानून है, एक्ट है जिसके तहत वाटर बोर्ड काम करता है, उसमें वो 1996 से लेकर आज तक सूबाई हुकूमत के तहत रहा है। सिर्फ 2001 में ये हुआ था कि चेयरमैन नामजद करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, उन्होंने जो नाज़िम था उसको चेयरमैन बना दिया था। सही था सूबाई हुकूमत के पास। KDA की बात करते हैं तो KDA पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, जो वाहिद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दी गई थी। ना लाहौर में दी गई, ना कोयटा में दी गई, ना पेशावर में दी गई, ना हैदराबाद में दी, कहीं पे भी नहीं गई। सिर्फ KDA को जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया। सही। तो ये कानून का हिस्सा तो नहीं हुआ, ये तो बदयानती हुई ना। अगर कानून में आपने रहा तो लाहौर भी देते, कोयटा भी देते, पेशावर भी देते, सारे देते, नहीं दिया उन्होंने। कचरा उठाने का काम मुस्तफ़ा कमाल के पास भी नहीं था, उस वक्त भी टाउन्स करते थे, आज भी DMCs करती हैं। सही। हमने क्या किया है, हमने ये किया कि कुछ इख्तियारात जो KMC के थे वो हमने नीचे DMCs को दे दिए। ठीक है। DMC भी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा है। बल्दियाती निज़ाम सिर्फ मेयर नहीं है, बल्दियाती निज़ाम में वो चेयरमैन भी शामिल है जो डिस्ट्रिक्ट DMCs के चेयरमैन है, UCs भी शामिल है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी शामिल है। अगर हमने लोकल टैक्सेस KMC से लेकर DMC को दिया, अगर हमने एजुकेशन हेल्थ KMC से लेकर DMC को दिया, तो हमने तो नीचे डिवॉल्व किया ना भाई। आपको तो खुश होना चाहिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब आपने डिवॉल्व तो कर दिया। कराची की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, क्योंकि कराची हाईलाइट ज़्यादा होता है, इसमें उसके मसाइल भी सबसे ज़्यादा दिखते हैं। अब अगर हम अंदरूनी सिंध की बात कर लें, जैसे कि आपने खुद कहा कि वहाँ पर ही आपकी पार्टी के मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, टाउन नाज़मीन भी आप ही लोगों के हैं, मतलब चेयरमैन भी आप ही लोगों के हैं, वहाँ पर तब्दीली क्यों नहीं आ पाती? मतलब वहाँ पर तरक्की उस हिसाब से क्यों नहीं आ पाती जिस तरीके से लोग चाहते हैं? एक तो हमारी, मैं समझता हूँ कोताही है, कमी है, मैं इस बात को मानता हूँ। चलें, ये अच्छी बात कि हम अपनी चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं। अच्छा। लोगों को बता नहीं रहे कि हमने किया क्या है। हम अच्छे मसला मार्केटिंग करने में अच्छे नहीं। शीशा साहब ने अभी कुछ अर्से पहले ही कह दिया कि अगर आपको आला सहूलतियों से आमिल सेहत का इलाज कराना है तो आप आ जाएं सक्कर। मैं आपको कहता हूँ आप सक्कर जाएं। सही। और NICD सक्कर को देखें। अच्छा। अगर पूरे पाकिस्तान में
हो सकता है कि दुनिया के कई मुल्कों में ना हो, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात तो यकीन से कह सकता हूँ। सही। आप पूरे पाकिस्तान में उससे अच्छा हॉस्पिटल अगर मुझे दिखा देना कोई, जो सजा आपकी वो बदल कर, अगर खुर्शीद शाह उस हॉस्पिटल को रेफर करके कह रहा हो तो ठीक कह रहा है। नहीं, उन्होंने तो मजबूरी तौर पर बात की। आप जाके कहीं देखें, मैं समझता हूँ उसी रेफरेंस से कहीं आप जाएं और जाकर देखें। हेल्थ सेक्टर में जितना काम पीपल्स पार्टी की पिछली 10 साल की हुकूमत ने किया है, किसी सूबे में नहीं हुआ है। मुझे बताएं ना, खैबर पख्तूनख्वा में कितने नए हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, मुझे बताएं कि कितनी नई यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाई, पंजाब में कितनी बनी है, हमने बनाई है। ठीक है। हमारी तरजीह मेट्रो नहीं थी, ठीक। हमारी तरजीह लोगों को मुफ्त इलाज देना था। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इस वक्त सिंध में सड़कों का अच्छा है, शायद आपको किसी सूबे में अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कों की बात करूँ, जो बड़ी सड़कें हैं, अंदरूनी गलियाँ होंगी टूटी, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, कहीं ठीक होंगी कहीं ठीक नहीं होगी, वो हमने चीज़ें की हैं। एजुकेशन पर हमने बहुत काम किया है और मजीद हम कर रहे हैं। तो परसेप्शन क्यों खराब है सही भाई? जैसे कि आपके हवाले से ये है कि सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, सोते कम है, ये तो चाय पे मारते हैं। नहीं तो ये तो आपका परसेप्शन है ना, ये तो कह रहा हूँ ना। मजबूरी तौर पर पीपल्स पार्टी की बात करें या दीगर लीडरान की बात करें तो परसेप्शन नहीं अच्छा। एक चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में हर दौर में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से उन अच्छे लोगों को कभी इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिलती, इतनी मीडिया में स्पेस नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई झूठा इल्जाम लग जाए ना, तो उसका बैंड बजना शुरू हो जाता है। यानी कि फिर आपकी मीडिया मैनेजमेंट खराब है। वो खराब है, ठीक है ना। देखें, अच्छे लोग हमारे पास भी हैं, चंद बुरे लोग हमारे पास भी होंगे। ठीक। इसी तरह अच्छे किसी भी जमात में, बुरे किसी भी जमात में। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग जाता है तो उसके पीछे पड़े जाते हैं लोग। ठीक। लेकिन जो बेचारे अच्छे खामोशी से काम कर रहे होंगे ना, उसको कोई नहीं पूछता है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग दिखा रहे होते हैं जी पीटीआई के लोगों का वो प्रोटोकॉल। नहीं भाई, मैं वजीर होके इंटीरियर का पूरा सफर करके अपनी गाड़ी में, कोई पुलिस वाला मेरे साथ नहीं, कोई मोबाइल मेरे साथ नहीं, मैं तो अकेले। मैं बता नहीं रहा हूँ ना किसी को। मुसीबत ये कि ये बताते हैं, ये दिखाते हैं लोग, देखो जी वजीर दफ्तर में नमाज पढ़ रहा है। भाई मैं रोजाना पढ़ता हूँ। अब मैं ये दिखाने की चीज तो नहीं कि लोगों को तस्वीर बना के दिखाऊंगी जी मैं अपने दफ्तर में नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन पीटीआई के वजीर दिखाते हैं। अब ये हरकतें अगर हम करें तो शायद हम अच्छे हो जाएं, हम ये हरकतें नहीं कर रहे हैं। आपने पीटीआई की बात की, अभी मेरे जहन में आ रहा था, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे, तो सिंध गवर्नमेंट तो उसकी शदीद मुखालफत कर रही है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मेयर कराची का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से बेहतर पीटीआई जो लेकर आना चाह रही है वो बेहतर है। आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मुखालफत हमें तो पता ही नहीं निज़ाम है क्या, तो मुखालफत क्या करेंगे? हम एक उसूली मुखालफत कर रहे हैं। देखें, अच्छा, अभी तक वफाकी हुकूमत ने हमसे कोई इस पर बात नहीं की है कि क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो खबरें हैं वो मीडिया के जरिए आ रही हैं, अखबारात में पढ़ लिया, किसी टीवी पे देख लिया, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है पूरे मुल्क में एक बल्दियाती निज़ाम लाना चाहती है। ठीक। हम निज़ाम की मुखालफत नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पीटीआई ये नहीं कर सकती है। आइन के तहत बल्दियाती कानून बनाना सूबाई हुकूमत और असेंबली का इख्तियार है। ये फेडरल गवर्नमेंट का ये भी इख्तियार नहीं कि पंजाब में भी वो अपनी मर्जी का लगा सके। पंजाब में इसलिए लगा लेंगे कि शायद उनकी हुकूमत अपनी कुछ जो पॉइंट सामने है उसमें यह है कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा, तो आप लोग क्या इसको सेकंड करेंगे? नहीं करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है, अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। वजह क्या है? देखें, आप कराची में बैठे हैं, बिल्कुल। कराची में कौमी असम्बली की 21 सीटें हैं। ठीक। आप किसी एमएनए के कैंडिडेट से पूछे तो सही, इलेक्शन लड़ना कितना आसान है। हशर नशर हो जाता है उस बंदे का इलेक्शन लड़ते हुए एक एमएनए की सीट पे। अब आप किसी आदमी को कहेंगे कि तुम 21 एमएनए की सीटों पर है ना, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ो। देखिए, पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पार्टी के नाम पे भी वोट पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों का जो मिजाज है ना, वो ये है कि उम्मीदवार हमारे पास आए, सही, उम्मीदवार को हम पहचाने, उम्मीदवार को हम देखें। ठीक है, अब कराची जैसे शहर में क्या किसी एक बंदे के लिए मुमकिन है कि वो जाकर एक एक इलाके में अपने लिए वोट मांग सके? मुमकिन तो नहीं। मसला कैसे हल होगा? मसला कोई हल नहीं भाई, ये निज़ाम दुनिया भर में कई जगहों पर ऐसे ही चलता है। देखिए, बराह रास्त इलेक्शन आपके होते हैं यूसी। देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं इस निज़ाम से हम मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। अब आपने खुद कहा ना पानी का बड़ा मसला। नहीं, पानी का मसला मेरे भाई, अगर आप डायरेक्ट मेरे को मुंतखब करेंगे तो पानी वो क्या घर से लेगा? कहीं किसी न किसी तरीके से बेहतर तो करना होगा ना। देखिए, पानी ना होना एक अलग इशू है, इसका ना इख्तियारात का मसला है ना कोई निज़ाम का मसला है। लेकिन हम तो वही बात करते हैं ना, मेयर साहब तो हर दफा एक ही बात कहते हैं ना, वो कहते हैं इख्तियार नहीं है, कराची का जो मसला है वही। नहीं, अब मुझे बता दें, हम वो जो इख्तियार के मैं देता हूँ, कल पानी ले आए पूरे शहर, पूछ लें वो कैसे लाएंगे? अगर कोई ऐसी चाबी उनके पास है, कोई ऐसी जादू की छड़ी उनके पास है, सही है, कि अगर इलेक्शन बराह रास्त हो जाए, कोई निज़ाम अच्छा आ जाए, कोई मेयर को इख्तियार दे दें, तो ये चुटकी बजाएंगे और पानी आ जाएगा। सही है, वो हम करने को तैयार है। बताएं क्या करना है? चलें, बस अब चूंकि वक्त जरा कम है, कुछ हमारे कराची के स्पेशली नाज़रीन को बता दें कि कब तक सिंध हुकूमत ऐसे इक़दाम उठा रही है कि पानी का मसला तो कम से कम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, मैं ये समझता हूँ कि जो फौरी करने के काम जो हम कर रहे हैं,
148 MGD पानी कराची का ज़ाया होता है, चोरी होता है या ज़ाया होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम कम करें। अगर हम आधा भी उसमें बचा लेते तो 70 MGD पानी वहाँ से बढ़ा सकते हैं। 100 MGD का जो मैं आपको बताया दावेजी पर पंपिंग स्टेशन का काम है, वो फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। 100 MGD पानी हमारा वहाँ से बढ़ सकता है। ये फौरी तौर पे आ जाएगा पानी की चोरी हो गई। दूसरा जो डिसैलिनेशन पे हम जा रहे हैं, अभी तो हम इब्तदाई मराइल में, लेकिन जैसे ही डिसैलिनेशन का काम शुरू होता है हमें यकीन है कि हम 1 साल के अंदर अंदर वो डिसैलिनेशन के जरिए पानी कराची के लोगों को दे सकते हैं। तो ये साल के अंदर अंदर 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हम कर सकते हैं। बाकी K4 का मंसूबा है, उसको 2-2.5 साल लग सकते हैं, लेकिन वो भी साथ साथ हम उस पर भी यानी कम से कम भी 1 साल में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। देखिए सड़कों पे हम काम कर रहे हैं, सड़कें हमारी ठीक हो रही हैं, हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको आज अगर बताऊं तो मैं समझता हूं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तीनों सूबाई हुकूमतें दूसरी हैं और वफाकी हुकूमत है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सिंध की सूबाई हुकूमत है वो ज़्यादा संजीदगी के साथ, ज़्यादा कंक्रीट जो स्टेप्स लेते हैं, जो इश्यूज़ को रिजॉल्व चलें। आपकी इस बात